हाल ही में देश के दो नेताओं ने विदेश में संबोधन दिया है, एक पीएम और दूसरे एलओपी। दोनों के संबोधनों को अगर आप सुने तो इनमें जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। एक तरफ राहुल गांधी देश को क्या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे या सियासत कर रहे थे या कुछ और, वो तो वो ही जाने। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कैसे ये देश मौके देता है और क्या होता है भारतीय होना, इसको समझाया। ऐसे में सवाल उठता है कि विदेश में कैसा आचरण देशभक्ति की परिभाषा में आएगा और कैसा देश विरोधी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विदेश में पॉलिटिकल गेम, इसमें कैसा देश प्रेम, ये सवाल इसलिए उठता है कि जो पॉलिटिक्स आप देश के भीतर करते हैं, अगर विदेशों में जाकर भी उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्या वो सही है। अमेरिका में ही मोदी भी हैं और अमेरिका में राहुल गांधी भी कुछ दिनों पहले तक थे। अब दोनों ने वहां अपने अपने कार्यक्रमों में अपने अपने तर्क दिए, लेकिन दोनों के तर्कों में सोच का फर्क दिखता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसने देश का मान रखा और किसने देश का अपमान किया। देश में पॉलिटिक्स ऑन रखी है, विदेश में एथिक्स क्यों ऑफ हो गए, इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी जुड़ रहे हैं, प्रियदर्शी भटनागर जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। चेतन भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। चेतन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो बहुत लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री मोदी अलग तरह का बोलते सुनाई दिए हैं अमेरिका में, क्योंकि इससे पहले वो देश किस हालत में था, लोग अपने आप को लेकर शर्म महसूस करते थे, ये सारी बातें बोलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं बोला। 240 सीट आने पर बोलने की चीजें बदल गईं, ऐसा क्यों? कभी नहीं बदलता है। प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, देश के गौरव की बात करते हैं, देश के सम्मान की बात करते हैं, और प्रवासी भारतीय जब उस देश में रहते हैं उनको आमंत्रित करते हैं देश के लिए। वो कहते हैं अपनी माटी की ओर लौटो, अपनी माटी की कर्म भूमि आपकी वहां है, लेकिन जन्म भूमि जहां आपकी है वहां भी आप मदद कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, जनता को राहत मिलेगी, आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजी आएगी। इन सब बातों के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के कई स्पीचेस हमने सुने हैं जिसमें वो ये भी याद दिलाते थे कि भाई देश के लोगों को शर्म महसूस होती थी बाहर खुद को भारतीय कहने में, या मतलब इस तरह की बातें बोला करते थे। लेकिन इन चुनावों के बाद, इस लोकसभा चुनाव में 240 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा वो एग्रेशन कम हुआ है और सोफिस्टिकेशन बढ़ा है। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। स्वप्निल जी, मैं उस बात पे आ रहा था जिसमें आप कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी पूर्व सरकारों के द्वारा, विशेषकर यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा जिस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुए, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, तो निश्चित रूप से कहीं भी अगर मैं किसी शहर का निवासी हूँ और किसी दूसरे शहर में भी रहता हूँ, वहां पे अगर कोई घटना ऐसी घटित होती है तो मेरे को भी ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है मेरे शहर के अंदर, ऐसा लगता है। और प्रवासी भारतीयों को लगता था ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो गया, देश के प्रति लगाव कम होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जी ने मुहिम शुरू की, भारत की ओर लौटो। जैसे अब राजस्थान में माननीय भजनलाल जी ने कहा, भजनलाल जी दिल्ली में, मुंबई में भी कहा और विदेश की धरती पर भी कहा कि अपनी जन्मभूमि पर आओ आप, हम आपको सुविधाएं देंगे, हम आपको साधन देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप राजस्थान के लिए करिए। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पोस्ट है, आचरण भी संवैधानिक पोस्ट के अनुसार ही होना चाहिए। विदेश की धरती पर जाकर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस देश के नागरिक को चाहे वो जिस भी हालत में हो, देश का नागरिक कहलाने पे गर्व ही महसूस होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पूर्व में विदेशों में ये कह चुके हैं कि भारतीय कहने में शर्म महसूस होती थी। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने उदाहरण ही दिया था। इसका मतलब ये नहीं होगा मैं उस शहर का निवासी नहीं हूँ, ये कभी नहीं होता है। मेरे को शहर का होने पे गर्व है, लेकिन शहर में जो घटनाएं घटित होती है उससे मेरे को कहीं न कहीं विदेश की धरती राहुल ने भी ये नहीं कहा कि उन्हें शर्म महसूस होती है भारतीय नहीं होनी चाहिए। नहीं, 2 सेकंड चेतन भाई, राहुल गांधी ने भी कहीं ये नहीं कहा कि मोदी के अंडर में मुझे शर्म महसूस होती है ये देशवासी कहलाने की, उन्होंने ये नहीं कहा। उनकी भी स्पीच में एक सेंस ऑफ इंडियनहुड तो था।
प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं स्वप्निल जी, जिस प्रकार का स्वागत और जिस प्रकार से जन सैलाब उभरता है, ये अपना में साबित करता है कि 2014 के बाद में जिस प्रकार से देश विकसित भारत बनने की ओर तीव्र गति से दौड़ रहा है, उम्मीदें जगी है, प्रवासियों को उम्मीदें जगी है, देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ठीक है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जी देश को मिले हैं जो 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करते हैं। ठीक है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं जो आर्थिक व्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाई है, तीसरी की ओर ठीक है चेतन अग्रसर हो रहे भाई, हैं। मैं आता हूं आपके इसलिए पास। गर्व होता है प्रवासी को। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। प्रियदर्शी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है और मैंने कई बार इस बात को बोला भी है कि जब ओवैसी पाकिस्तान गए थे, असदुद्दीन ओवैसी, उनसे भारत के मुसलमानों की स्थिति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये आपका मैटर है ही नहीं, हमारे मुसलमान भाई देश में बैठकर देख लेंगे क्या हो रहा है, आप उस पर चिंता मत करें और उस पर कोई बयान न दें। एक तरफ है वो रिएक्शन, एक तरफ है राहुल गांधी के रिएक्शन। ठीक है, आप देश को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, देश के हालात पर चिंता जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनसे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन में गलती नहीं हुई? देखिए, ऐसा कतई नहीं है। भारतीय लोगों के बीच में और राजनीतिक चर्चा की स्थिति के अंदर यदि किसी के द्वारा कोई जवाब पूछा जाता है तो उसका सकारात्मक और सच्चा जवाब देना कांग्रेस का दायित्व है। और आप देख लिए माननीय राहुल गांधी जी ने नहीं, इसीलिए तो जो भी बयान दिए हैं वो पूरी मर्यादा के अंदर दिए हैं, पूरी मर्यादा में दिए हैं, लेकिन इसीलिए उसका डिप्लोमेसी भी अर्थ का अनर्थ, इसीलिए तो डिप्लोमेसी भी होती है। बिल्कुल होती है। थोड़ा तो अगर आप विदेश बिल्कुल में गए हैं डिप्लोमेसी तो होती आपको है। डिप्लोमेसी आनी चाहिए, आपको शब्दों को घुमाना आना बिल्कुल। चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी शब्दों के चयन में चूक गए। देखिए उन्होंने जो बोला वो आज भी इस चीज को दोहराते हैं और आज भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो बात कही थी मैं आज भी उस वक्तव्य पे स्टैंड कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात का अर्थ का अनर्थ किया गया है। उन्होंने क्या गलत कह दिया कि आज देश के अंदर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या दुनिया को ये पता नहीं है? दुनिया को ये अच्छी तरीके से पता है और प्रवासी भारतीयों को भी अच्छी तरीके से पता है कि भारत के अंदर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है और वो जिस तरीके की एक कल्पना करते हैं भारत की, उस तो क्या कल्पना के प्रवासियों ऊपर को उस उम्मीद तरह जारी का माहौल करेगी पसंद आ रहा है? मोदी की भीड़ में, मोदी के संबोधन में जुटी भीड़ इस तरफ इशारा कर रही है कि उन्हें देश में जो हो रहा है उसमें कुछ तो पसंद आ ही रहा है ना। देखिए मोदी जी स्वयं प्रेरणा से भीड़ इकट्ठी करने में माहिर है। वो एक अच्छा, कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, वो माहौल बनाते हैं, वो पहले अपने दुखड़े गिनाते हैं, दुखड़े गिना के ज्यादातर जो समय है उनके भाषण का या तो उनका बायोलॉजिकल जो व्यक्तित्व है उसको लोगों पे थोपने की कोशिश करते हैं या फिर कांग्रेस की बुराई करने में, राहुल गांधी जी की बुराई करने में। इस दो चैप्टर में उनकी बात खत्म होती है, दो इशू पे उनकी कोई से भी, लेकिन कोई सा भी दोहरा हम उनकी भी तो बातों को विदेशों में पकड़ते हैं ना। जैसे हमने उनकी बात को पकड़ा कि भाई बिल्कुल, देश का बिल्कुल, कहलाने में शर्म बिल्कुल। महसूस होती थी, वो उन्होंने भूतकाल की परिस्थितियां बताई थी, वर्तमान स्थितियां नहीं बताई थी, लेकिन हमने उसको वर्तमान से जोड़कर रिएक्ट करना चालू कर दिया। ये कांग्रेस ने किया था ना जी, बिल्कुल। तो अगर कांग्रेस ने किया था तो आज कांग्रेस के साथ नहीं वर्तमान होगा क्या? वर्तमान को देखकर ही नरेंद्र मोदी जी ये बातें करते हैं। हाँ। और नरेंद्र मोदी जी कोई भी ऐसा संबोधन खाली जाने नहीं देते हैं जिसके अंदर वो कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को कोसने से चूक जाए। वो उनका आप देख लीजिए, कोई भी भाषण हो उसका अधिकांश कांग्रेस को कोसने में जाता है। वो ये कहते हैं कि 2014 से पहले तो कुछ था ही नहीं, जिसका जवाब जनता ने इस लोकसभा चुनाव में भी दिया है। लेकिन आज आप तो यूपीए काल की तारीफें नहीं कर रहे होते हैं, आप भी तो यूपीए काल की तारीफें नहीं कर रहे होते हैं, आप भी तो एनडीए को कोस ही रहे होते हैं ना। देखिए, एक तो होता है जो सच की बुनियाद पर बोली हुई बात होती है, एक ही होता है कि जिसको जनता अच्छी तरीके से देख रही है कि जो तथ्य नहीं है उसको तथ्य के रूप में क्रिएट किया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है। आज राहुल गांधी जी के लिए वो एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनको उनसे भय है
उनको लगता है कि ये मेरे सिमिलर है। आज आप देख लीजिए वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, इस हैं, बार उन्होंने कितनी विदेश में ऐसा कोशिश कुछ करी नहीं किया। उन्होंने। आई एम सॉरी प्रियदर्शी जी, इस बार उन्होंने विदेश में ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने राहुल पर एक शब्द भी नहीं बोला, उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं थी राहुल गांधी पर। इस बार ऐसा महसूस हुआ। हालांकि उससे जुड़ा सवाल मैंने चेतन जी से लिया कि इस बार एक अलग टाइप की स्पीच थी। मैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा के पास जा रहा हूं। डॉक्टर अविनाश जी, मुझे एक बात बताइए, ऐसी कोई कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं, कोई रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एथिक्स भी है नहीं कि भाई आप विदेश जाएंगे तो आपको किस दायरे में ही बोलना है ना। ये तो अपनी समझ की बात होती है कि हम वहां पर जाकर जो भी बोलेंगे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं और इंटरनेशनल फलक पर वो चीज सुर्खियां बनेंगी, हेडलाइंस बनेंगी। ऐसे में सावधानियां तो बढ़ती जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उसे सीधे देश प्रेम से या देश विरोधी होने से जोड़ना चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, हाँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हाँ। सबसे पहले हम्म। आज से जब भारत आजाद हुआ 1947 से, हाँ। उससे पहले और 60-65 सालों तक कांग्रेस का ही राज रहा। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल, मतलब सब लोग रहे, राजीव गांधी जी भी रहे। लेकिन जब भारत को एक साफ तेरे और बिछुआ देश कहा जाता था, कि भारत का जैसे ही नाम आता था तो एक बात हमारे जहन में और सबके जहन में ये बात होती थी कि ये भारत बिच्छुओं सफेदों का देश है। पहली बात। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने ये पहली बार नहीं किया। राहुल गांधी जी उससे पहले भी जब सांसद रहा करते थे वायनाड से और यहाँ से, तो राहुल गांधी जी ने इसे पहले किया। लेकिन अब राहुल गांधी जी क्योंकि संसद के एक अपोजिशन ऑफ द लीडर हैं, एक अपोजिशन ऑफ द लीडर जो होता है वो एक बहुत बड़ी एक अपनी मर्यादित पोस्ट होती है, एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है। नहीं, लेकिन ये तो डायलेमा वाली बात हुई ना अविनाश भाई, ये तो डायलेमा वाली बात हुई। जब आप 70 सालों में भारत कैसा महसूस करता था, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जाके बोला करते थे, वो बता रहे हैं, तो राहुल आज वर्तमान पे बोल रहे हैं, जो उन्हें लगता है उनके हिसाब से आज का प्रेजेंट का वर्तमान है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो 60-65 सालों में भारत की इमेज साफ सफेरे वाले देशों के मुकाबले हुआ करती थी कि भारत का नाम कहीं भी विदेशी धरती पे लिया जाता था तो ये कहा जाता था कि साफ सफेरों का देश है, बील बजाने नहीं, ऐसा अविनाश भाई, मुझे लगता है थोड़ा हार्श हो जाएंगे हम। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब विदेशी मीडिया यहां पर आता था तो वो कहता था गरीब देश है, पुअर नेशन, ये सारी चीजें वो करता था। लेकिन विदेशी जो कंट्रीज हैं वो हमें महात्मा गांधी के देश के नाम से भी जानती थी, वो हमें इंदिरा गांधी की आयरन लेडी होने के हिसाब से भी जानती थी। कई जगहों पर इनकी तारीफें भी हुई हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल सही है कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था और महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। भारत के जो एक इतिहास चला रहा था कि हम काफी 75 सालों की गुलामी में रहे, हम 75 सालों की गुलामी में रहे, हमने वो सब कुछ किया। पर एक बात बताइए स्वप्निल भाई, कि इस प्रकार से आज राहुल गांधी अपोजिशन ऑफ द लीडर है। पहली बात, अपोजिशन ऑफ द लीडर वो भारत में बात करे, भारत की मीडिया से बात करे, विदेशी धरती पे जाकर के और वहां के अनगणत चुनाव आयोग में चुनाव ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, तो आप देश में बोलिए। अब तो आपके पास बहुत बड़ी पावर आ गई, आपको भारत की जनता ने अपोजिशन ऑफ द लीडर बना दिया। आप उस बारे में सोचिए ना। पर स्वप्निल जी, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से क्या वो राहुल गांधी जी भी इसी देश के हैं, ये नहीं कहता कि राहुल गांधी एक छोटा सा सवाल नहीं है। नहीं, तो क्या इसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा? अविनाश जी, आपकी समझ से वैसे ही राहुल गांधी भी हैं। ठीक, नहीं, आपकी समझ से क्या इसे देश प्रेम या देशद्रोह से जोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसे देश प्रेम और देशद्रोह से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। बट हाँ, थोड़ी सी वो होता है ना कि समझ की कमी होती है, तो वो वाली बात है। राहुल गांधी भी इसी देश के बेटे हैं। ठीक है, ठीक है। चेतन भाई देखिए, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जब हम कहते हैं कि हमें क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए, तो हम सिर्फ जो अपने आसपास हैं उनके लिए नहीं कहते, हम दूर दूर से भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि विदेश भी हमें क्रिटिसाइज करे, ताकि कम से कम हमें एक दिशा मिले। मैं कह रहा हूं, एक पॉइंट ऑफ व्यू राहुल गांधी ने रखा, क्या वो क्रिटिसिज्म का रास्ता नहीं खोलता? क्या वो हेल्दी क्रिटिसिज्म का रास्ता नहीं खोल सकता?
स्वप्न जी, लोकतंत्र यही तो लोकतंत्र है। करना चाहिए। सरकार की योजनाओं का विरोध करे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के कामों का विरोध करे, कोई दिक्कत नहीं है। रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए, जरूरी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब से एलओपी बने, सबसे पहले राहुल गांधी जी को एलओपी की मर्यादाओं को पढ़ना चाहिए, अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पढ़ना चाहिए। संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते हैं, केवल कवर अंदर पेज नहीं होते हैं। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। पढ़े, पहले अपने कर्तव्य को समझे, पहली बात। दूसरी बात, विदेश की धरती पर जाकर के समुदायों में विद्वेष पैदा करने का काम क्या की अच्छी बात है। सिख धर्म के बारे में कहते हैं गुरुद्वारे नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। क्या आपने देखा ना भारत की भूमि पर कहीं भी देखा आपने कि ये चीजें अपने भारत में है? नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करते हैं, चुनाव आयोग पर हमला करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, ये कहाँ करते हैं? ये विदेश की भूमि पर जाके करते हैं। वाली जो बात आप करिए ना, चुनाव मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव करिए, मेरी बात सुनिए। सरकार का विरोध करिए, सरकार की नीतियों पर विरोध करिए, कहीं दिक्कत नहीं है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना, हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भी कुछ चीजें बोल देते हैं। जैसे राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या ये आरक्षण कभी खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भेदभाव मिट जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म होगा। ये सच्चाई है क्या? इसे झुठलाया जा सकता है क्या? आप झुठला देंगे? नहीं, सच्चाई ये है कि माननीय जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू होता हुआ, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल जी, आरक्षण खत्म करने के सारे पक्षधर हैं। समय समय पर आपने देखा होगा मंडल आयोग की रिपोर्ट को, किस प्रकार से कांग्रेस ने दबा के रखा था 8 साल तक। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर इस देश से भेदभाव मिट गया और उस समय बीजेपी की सरकार होगी, क्यों बोलते हैं? सुनिए ना, और मैं तो एक बार स्वप्न जी एक बात कहना चाहता हूँ, विदेश की धरती पे जाकर ही क्यों बोलते हैं? ये श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है, ये पहली बार नहीं हुआ स्वप्न जी। वहां पर यही सवाल पूछा गया पर जाते हैं, एज एलओपी, मुझे लगता है जवाब देना। नहीं, 2 मिनट मैं एक बात क्लियर करता हूं। राहुल गांधी जी का मैं एक बात क्लियर करता हूं। जब आप कहीं पर मौजूद हो, सामने वाला आपको राहुल गांधी के तौर पर तो देख ही रहा है, एलओपी के तौर पर भी देख रहा है, वो देश के एक एपिसोड पर उनका रिएक्शन चाहता है। ये सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी को कुछ तो बोलना था, तो राहुल गांधी ने ये बताया कि भाई जो आरक्षण की भावना है वो इसके साथ है, अगर ये कंडीशन मिल गई तो आरक्षण हटेगा। मैं तो ये कहता हूं कि क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि हाँ, जिस दिन अगर आपके रेजिम में ही भेदभाव मिट गया और आरक्षण ने जो भी अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, तो क्या उस दिन आरक्षण नहीं हटेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया था लोकसभा के चुनाव में, दुनिया की कोई भी ताकत आरक्षण खत्म नहीं कर सकती है। कांग्रेस है लाख प्रयास कर ले आरक्षण को खत्म करने के लिए, लेकिन कभी खत्म नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी जब तक है, जब तक आरक्षण पे आंच नहीं आनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का पहली बात, बिल्कुल, जब तक भेदभाव नहीं मिटे आरक्षण होना चाहिए। मैं कह रहा हूं भेदभाव खत्म होने के बाद क्या? भेदभाव खत्म होने के बाद तो आरक्षण हटेगा ना, कि तब भी नहीं हटेगा? स्वप्न जी, मैं बार मैं आता हूँ, उसी बात करता हूँ। मेरे को एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि नेता प्रतिपक्ष विदेश की धरती पे जाकर ही भारत के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं? भारत के धार्मिक संप्रदायों में भेदभाव पैदा करने की कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है। भारत के जातियों में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है। ये भारत में रहकर चुनाव प्रचार में करे ना, कौन भारत में गए आरक्षण खत्म होना चाहिए। ठीक है प्रियदर्शी जी, दो बातें। ठीक है प्रियदर्शी जी, 2 बातें आपको समझना पड़ेगा। राहुल के बयान को गलत अंदाज में लिया गया या राहुल ने बयान गलत तरीके से दे दिया, इन 2 बातों में फर्क है। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि फाइट इस बात की है कि सिख कड़ा पहन सकता है या नहीं, तो ये फाइट कहीं नहीं चल रही है। उनको एक एग्जाम्पल देना था तो किसी घटना को लेकर एग्जाम्पल देते, बात अलग हो जाती। ठीक है। दूसरा ये कि उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल बात बोली कि भाई आरक्षण इस लक्ष्य की वजह से दिया जा रहा है, ये लक्ष्य हासिल कर लिया तो आरक्षण हटेगा, लेकिन ठीक 24 घंटे के भीतर वो अपने बयान से ही पलट गए। नहीं, आरक्षण खत्म होने वाला ही नहीं है। एक जगह आप मैच्योरिटी दिखाएंगे, दूसरी जगह आप दबाव में अपना बयान वापस ले लेंगे। ये इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है प्रियदर्शी भाई। जी देखिए, जब आरक्षण की बात आ रही है तो वो चीज भी आपसे और चेतन जी से भी अछूती नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदन में साफ तौर पे ये कहा कि मैं आरक्षण का कभी पक्षधर नहीं रहा। हाँ। मैं चाहता ही नहीं हूं कि किसी भी तरीके का आरक्षण हो, और नौकरी में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए।
जो योग्य हो उसको ऐसा योग्यता कब के कहा? आधार के ऊपर ये कहा है, ऐसा कब ये कहा? रिकॉर्डेड है, कहा है और बाद में इस पे यू नहीं नहीं टर्न नहीं लिया नहीं है। नहीं नहीं मैं नहीं मंच नहीं से नहीं कह रहा नहीं हूं, नहीं 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 कहा है। प्रियदर्शी जी तारीख और समय बताएं कब कहा है? नहीं नहीं 2 मिनट, तारीख और समय बताएं कब कहा है मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा? और यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर हम मेजोरिटी पे आते हैं, 400 पार आते हैं, तो हम लोकतंत्र के संविधान को बदल देंगे। तो आज वो उनके शब्दों का चयन गलत हुआ। बात ही नहीं कही। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ज्योति मिर्धा जैसे चेहरों, संविधान बदल देंगे। 2 मिनट, अगर ज्योति मिर्धा जैसे लोगों से शब्दों का चयन गलत हुआ तो हो सकता है राहुल से भी शब्दों का चयन गलत हुआ है ना। और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी ने वो कब कहा था, उसका डेट और टाइम कुछ तो बताइए ताकि हम भी सर्च करें। देखिए मैं आपको उसकी डेट और टाइम बता दूं, इसी साल की घटना है। हाँ। और ये तकरीबन आप मान के चलिए मार्च के करीब है। फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम आपको भी कुछ देर में बता देता हूं। मैं आपको भी, मैंने उसको पढ़ा है पूरा का पूरा, जिसके अंदर यू टर्न लिया नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा। बिल्कुल। और मैं सच तो राहुल ने भी तो यू टर्न ले लिया ना कि भारतीय जनता पार्टी मेरी इस बात को गलत साबित कर दे। राहुल ने भी तो यू टर्न ले लिया ना कि मैं राहुल ने भी तो यू टर्न ले लिया। मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। नहीं 2 सेकंड प्रियदर्शी भाई, मैं ये कह रहा हूं, नहीं 2 मिनट चेतन जी, मैं ये कह रहा हूं जब बाबा साहेब ने संविधान बनाया और जब रिजर्वेशन आया तब ये सोच थी कि 10 सालों के भीतर हम भेदभाव मिटाएंगे। 10 सालों में भेदभाव मिटाने की जिम्मेदारी उस वक्त की केंद्र सरकार के ऊपर थी, जो वो नहीं कर पाई। उसके अगले 10 साल भी नहीं कर पाई, उसके अगले 10 साल, उसके अगले 10 साल भी नहीं कर पाई। राहुल ये क्यों नहीं बताते हैं कि हम फेल रहे केंद्र सरकार के रूप में देश से भेदभाव मिटाने में? देखिए आज कांग्रेस की वजह से ही समानता और समरूपता का वातावरण व्याप्त है। नहीं मैं कह रहा हूं भेदभाव मिटाने में तो आप फेल रहे ना, वो क्यों नहीं स्वीकार करते? देखिए जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। हम भेदभाव के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है, सफल नहीं होते। सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं आप बात कंप्लीट कर लूं, मैं बात कंप्लीट कर लूं। सफल है, सवाल पर बताइए ना, आप बताते क्यों नहीं कि 40-50 साल आप भेदभाव मिटाने में असफल रहे, इसलिए बार बार 10 साल रिजर्वेशन आगे बढ़ा? देखिए रिजर्वेशन का तात्पर्य यह है कि जिसको आवश्यकता है, जब तक भेदभाव रहेगा, उसकी स्थिति रहेगी, तब तक आवश्यकता रहेगी। हाँ। आवश्यकता जिसको है उसको उपयोग करना चाहिए। आज भी हम इस चीज के पक्षधर हैं कि जो जिनको आवश्यकता है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तो संविधान बदल देंगे। ठीक है, आ गई आपकी बात। अविनाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश जी मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैं आपके हिसाब से कह रहा हूं, आइडियल कंडीशन क्या होगी? विदेशों में किस टाइप की स्क्रिप्ट हो, इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर बात सिर्फ इस बात की आ जाती है कि आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखें। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज याद रहेंगी तो आप विदेशों में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देके आ सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं और सारी बातें आ जाएंगी। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो व्यक्तिगत मत सिर्फ एक ही बात को है, आपके साथ कोई भी समस्या है आप अपने घर में बैठ करके उसके खिलाफ आप कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी विरोध कीजिए, आपको जो करना है वो करिए, वो की बात है। लेकिन विदेशी धरती पे इस प्रकार से हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो ईडी, सीबीआई, मतलब एक प्रकार से आपका विदेशी धरती पे आप अब तो एक्चुअली राहुल गांधी जी पहले अपोजिशन ऑफ लीडर नहीं थे, सिर्फ एक सांसद थे, ठीक है। अब वो अपोजिशन ऑफ द लीडर है, वो पूरी संसद में वो भी उतनी बराबर वैल्यू रखते हैं जितनी वैल्यू एक अपोजिशन ऑफ लीडर की होती है। उसको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन अमेरिका की धरती पे जाके या किसी और धरती पे जाके इस प्रकार की अनगल बातें करना, ठीक है, मैं मानता हूं कि उनके मन में इन सब चीजों को लेके एक वैचारिक विवाद है, लेकिन उस वैचारिक विवाद को आप विदेशी धरती पे ले जाकर के अगर आप ये बोलते हैं कि साहब ये तो भारत में अब संविधान की कॉपी, संविधान खतरे में है, ये आप देश में बोलिए ना, अपने घर की लड़ाई घर में लड़िए ना। आपको किसने रोका है घर में लड़ने से? अब तो आपको भारत की जनता ने अपोजिशन ऑफ द लीडर भी बनाया है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सवाल आया था तो ये जवाब दे दिया। सवाल आया था तो शब्दों का चयन आपको आना चाहिए, अपनी बात कहने का तरीका भी और सलीका भी आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर हमारे सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब आप ही को तय करना है कि
कि किसने देश का मान रखा और किसने देश का अपमान किया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।